नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ एक्सटेंशन डेवलपमेंट स्टडीज सोड्स डिप्लोमा बटा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स शहरी नियोजन एवं विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पीजीडिल मेड्स 041 शहरी विकास एक समीक्षा खंड 1 शहरी विकास परिकल्पना तथा परिवर्तनशीलता इकाई 1 शहरीकरण एक समीक्षा 1.1 विषय प्रवेश विश्व तेजी से शहरीकृत हो रहा है तथा विश्व की 45% से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने अनुमान लगाया है कि सन 2050 तक विश्व की जनसंख्या 630 करोड़ हो जाएगी। सन 2011 में विश्व की जनसंख्या 360 करोड़ थी और यह 62% की वृद्धि होगी। परंपरागत रूप से शहरीकरण का अर्थ है शहरों एवं उपनगरों की बढ़ती जनसंख्या। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में विश्व के अधिकांश शहरों की जनसंख्या बढ़ी है। भारत की भी शहरी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सन 1951 में यह 10.23% थी। सन 2001 में यह बढ़कर 26.81% हो गई तथा सन 2011 में तो यह 31.16% हो गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के अनुसार शहरी आबादी बढ़ने के मुख्य कारण हैं देश की कुल आबादी का बढ़ना तथा गांवों से शहरों की ओर प्रवासन। विश्व की शहरी जनसंख्या सन 1980 में 39% से बढ़कर सन 2000 में 48% हो गई। परंतु जब शहरीकरण बिना किसी नियोजन के होता है तो कई समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि आवास, स्वच्छता, शिक्षा, पीने का साफ पानी, बेरोजगारी आदि। ये समस्याएं विशेष रूप से विकासशील देशों में देखी गई है। इस इकाई में आपको शहरीकरण, उसकी प्रवृत्ति तथा प्रभाव के विषय में जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको टिकाऊ शहरी विकास के विषय में बताया जाएगा। यह इकाई पढ़ने के बाद आप शहरीकरण के अर्थ तथा रुझानों की व्याख्या कर पाएंगे, शहरीकरण के अनेक कारणों के विषय में बता पाएंगे, शहरीकरण एवं शहरी समस्याओं पर चर्चा कर पाएंगे और टिकाऊ शहरी विकास का आशय समझा पाएंगे। 1.2 शहरीकरण विचार एवं आशय। सामान्य रूप से शहरीकरण की परिभाषा होती है शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि। संयुक्त राष्ट्र यूएन के अनुसार शहरीकरण बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाकर लोगों के बसने को कहते हैं। सन 1998 में मिश्रा ने शहरीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया, शहरीकरण कोई उत्पाद नहीं है, यह तो एक प्रक्रिया है जिससे लोग दूरदराज के कृषि प्रधान गांवों को छोड़कर नगरों तथा शहरों में बसने लगते हैं, जहां अधिकांश रूप से औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित कार्यकर्ता होते हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया में शहरों एवं नगरों की संख्या बढ़ जाती है और साथ ही साथ उनकी जनसंख्या भी बढ़ जाती है। शहरी जनसंख्या में वृद्धि होना तो शहरीकरण का एक पक्ष है। जाने-माने जनसांख्यिकी विशेषज्ञ किंग्सले डेविस ने शहरीकरण का वर्गीकरण 3 चरणों में किया है। प्रथम चरण में अधिकांश लोग कृषि प्रधान परंपरागत ग्रामीण समाज में रहते हैं और दूर-दूर फैले गांवों में बसते हैं। द्वितीय चरण में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जाने लगते हैं तथा शहरी जनसंख्या धीरे-धीरे 25% से 40%, 50%, 60% या उससे भी अधिक हो जाती है। इसे स्टेज ऑफ एक्सेलरेशन, बढ़ोतरी का चरण भी कहा जाता है। इस चरण में अर्थव्यवस्था में आधारभूत पुनर्निर्माण किया जाता है तथा यातायात, संचार तथा अन्य सेवाओं में निवेश बढ़ जाता है। यह तीसरा चरण अंतिम चरण कहलाता है, जिसमें शहरों की जनसंख्या 60% से अधिक हो जाती है। डेविस के अनुसार इस चरण पर पहुंचकर शहरों की जनसंख्या स्थिर हो जाती है। शहर एवं शहरीकरण, अर्बनाइजेशन शब्द लैटिन के अर्ध शब्द से बना है।
जो शहर के लिए रोमन लोगों का शब्द है डॉट। सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना ने भारत के शहरी क्षेत्रों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। एक स्टैट्यूटरी टाउन, ऐसा नगर अथवा शहर जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, छावनी मंडल, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति सभी हों डॉट। दो सेंसस टाउन, ऐसे सभी नगर अथवा गांव जिनकी पिछली जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो, जहां कामकाजी पुरुषों में से कम 65% गैर कृषि कार्यकलापों में लगे हों और जहां कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व हो डॉट। तीन अर्बन अग्लोमरेशन, एक ऐसा शहरी फैलाव जिसमें एक से अधिक शहर अथवा नगर सम्मिलित होते हैं। चार अर्बन आउटग्रोथ्स, किसी शहर अथवा नगर के आसपास बनने तथा बसने वाले ऐसे क्षेत्र जिनका अपना महत्व होता है, जैसे रेलवे कॉलोनी, विश्वविद्यालय परिसर, बंदरगाह आदि। चार अर्बन आउटग्रोथ्स, किसी शहर अथवा नगर के आसपास बनने तथा बसने वाले ऐसे क्षेत्र जिनका अपना महत्व होता है, जैसे रेलवे कॉलोनी, विश्वविद्यालय परिसर, बंदरगाह आदि। ये सभी क्षेत्र किसी शहर अथवा नगर की सीमा के बाहर स्थित होते हैं डॉट। टेबल 1.1 नंबर ऑफ अर्बन एग्लोमरेशंस, टाउन्स एंड आउटग्रोथ्स इन इंडिया। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। भारत में शहरी क्षेत्रों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है और इन दोनों में कई भिन्नताएं हैं। ये दो विधियां हैं नगरपालिका नियम तथा जनगणना नियम, म्यूनिसिपल लॉ क्लासिफिकेशन तथा सेंसस क्लासिफिकेशन। नगरपालिका नियम विधि के अनुसार वर्गीकरण इस प्रकार होता है। ऐसा नगर निगम जिसके अधीन लगभग 3 लाख निवासी हों। ऐसा नगरपालिका मंडल जिसके अधीन 1 से 3 लाख निवासी हो तथा नगर पंचायत जिसके अधीन 5,000 से 10,000 निवासी हों। नगरपालिका मंडल का आगे वर्गीकरण उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो इस प्रकार है। टाइप एंड पॉपुलेशन, ए और क्लास आई 1 to 3 लाख, बी और क्लास 2 50,000 to 1 लाख, सी और क्लास 3 25,000 to 50,000, डी और क्लास 4 10,000 to 25,000। 1 फरवरी 2001 शहरीकरण के रुझान। सन 2005 के आंकड़ों में ही यह पूर्वानुमान लगा लिया गया था कि विश्व का शहरीकरण होता रहेगा तथा सन 2030 तक विश्व की 60% जनसंख्या शहरों में बसेगी। यूएन ने अनुमान लगाया है कि सन 2050 तक विश्व की जनसंख्या 630 करोड़ हो जाएगी। सन 2012 में यह आंकड़ा 360 करोड़ था और यह होगी 62% की वृद्धि। आइए अब विकसित एवं विकासशील देशों में हो रहे शहरीकरण के विषय में पढ़े डॉट। विश्व के लगभग हर देश में आज शहरीकरण हो रहा है, परंतु विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देशों में यह अधिक हो रहा है। तालिका 12 के अनुसार विकसित देशों में शहरीकरण की प्रतिशतता 76% है, जबकि विकासशील देशों में यह आंकड़ा केवल 40% है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार शहरी आबादी बढ़ने के मुख्य कारण हैं देश की कुल आबादी में वृद्धि तथा गांवों से शहरों की ओर प्रवासन। विश्व की शहरी जनसंख्या सन 1980 में 39% से बढ़कर सन 2000 में 48% हो गई। टेबल 1.2 टोटल अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशंस बाय डेवलपमेंट ग्रुप, सिलेक्टेड पीरियड्स 1950 से 2050। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। टेबल 1.3 वर्ल्ड टॉप 10 कंट्रीज विद लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड टॉप 10 अर्बन एग्लोमरेशंस 2011। 1 फरवरी 2002 विकसित देशों में शहरीकरण के रुझान। विकसित देशों में शहरीकरण के मुख्य रुझान हैं सबर्बनाइजेशन, उपनगरीकरण, अर्बन रिन्यूअल, शहरी नवीकरण, जेंट्रिफिकेशन तथा मेगालोपॉलिटन डेवलपमेंट डॉट। का सबर्बनाइजेशन विकसित पूंजीवादी देशों में 20वीं शताब्दी में शहरों के स्वरूप में जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आया है वह है उपनगरीकरण। बड़े बड़े शहरों एवं नगरों की सीमाओं पर आज उपनगर बस चुके हैं। उपनगरों में मुख्य रूप से निवास स्थान होते हैं।
जबकि शहरों की सीमाओं के अंदर मिश्रित भूमि उपयोग प्रचलित है। उपनगरीकरण मुख्य रूप से तब आरंभ होता है जब शहरों के कुछ निवासी शहरी जीवन से ऊब कर या फिर शहरी समस्याओं से बचने के लिए शहर की सीमाओं के बाहर बसने लगते हैं। उपनगरों में रहने वाले लोगों के कार्यस्थल अधिकांश रूप से शहरों अथवा नगरों की सीमाओं के अंदर होते हैं, परंतु सस्ता यातायात उपलब्ध होने के कारण निवास स्थान से कार्यालय तक जाने में कठिनाई नहीं होती। सन 1945 से आज तक यूएसए में उपनगरीकरण की दर निरंतर बढ़ती रही है। अर्बन रिन्यूअल यह एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया है जिसमें पुनरुत्थापन तथा संरक्षण के साथ साथ शहर का पुनर्निर्माण भी चलता रहता है। शहरी नवीकरण में शहर के उन खंडों अथवा भवनों को सबसे पहले पुनर्स्थापित किया जाता है जो स्वीकार्यता के वर्तमान मानकों पर खरे नहीं उतरते। ये खंड अधिकांश रूप से शहर के भीतरी अथवा केंद्रीय भाग होते हैं, जहाँ की मुख्य समस्याएं होती है अपर्याप्त आवास, हरित पट्टी का न होना तथा अनाधिकृत निर्माणों का होना। दूसरी ओर किसी शहर के केंद्रीय व्यावसायिक खंड की अपनी समस्याएं हैं, अत्यधिक संख्या में वाहनों का होना जिससे यातायात के चलने में कठिनाई आती है, अति प्राचीन भवन तथा स्थल जिनका अब कोई उपयोग नहीं। जेंट्रिफिकेशन इसका अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी आवासीय क्षेत्र में अधिक संख्या में शिक्षित, व्यवसायी, उच्च आय वर्गीय लोगों के बसने से उस आवासीय क्षेत्र, किसी शहर का कोई भाग अथवा कॉलोनी का सामाजिक स्वरूप बदल जाता है। इस प्रक्रिया का यह महत्व है कि मध्य वर्गीय अथवा उच्च वर्गीय निवासी किसी शहर के पुराने केंद्रीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। यूएसए में लगभग सभी शहरों में जेंट्रिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है और यह अधिकांश रूप से इन शहरों के केंद्रीय भागों में हो रहा है। ब्रिटेन में यह प्रक्रिया कुछ ही शहरों में हुई है, जो है ब्रिस्टल तथा लंदन। मेगालोपॉलिटन डेवलपमेंट विकसित देशों में शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शहरों का विस्तार जनसंख्या की दृष्टि से नहीं बल्कि उनका ज़मीनी फैलाव। इसका अर्थ यह है इन शहरों की आबादी तो नहीं बढ़ती परंतु इनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और साथ ही जनसंख्या का घनत्व कम हो जाता है। इस प्रकार के विकास के उदाहरण हैं यूएसए में अटलांटिक सी बोर्ड, जापान जहां यह स्वाभाविक रूप से हुआ है, तथा नीदरलैंड्स जहां इस प्रकार का विकास सुनियोजित ढंग से हुआ है। इस प्रकार के विशाल शहरी क्षेत्र को मेगापोलिस कहा जाता है। यूएसए का मेगापोलिस बॉस्टन शहर से वॉशिंगटन डी.सी. शहर तक 600 मील पर फैला हुआ है। जापान का टोकाइडो मेगापोलिस टोक्यो शहर से क्योटो शहर तक फैला है तथा इसमें योकोहामा, ओसाका एवं कोबे शहर भी शामिल है। नीदरलैंड्स के रैंडस्टेड मेगापोलिस में 3 बड़े शहर एम्स्टर्डम, रॉटरडैम एवं द हेग सम्मिलित है। 1 फरवरी 2003 विकासशील देशों में शहरीकरण के रुझान। विकासशील देशों में शहरीकरण के रुझान इस प्रकार है। 1 विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देशों में अधिक शहरीकरण हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार विकसित देशों में 79.1% जनसंख्या शहरों में रहती है, जबकि विकासशील देशों में 46.8% जनसंख्या शहरों में रहती है। 2 अफ्रीका में एशिया की अपेक्षा अधिक शहरीकरण है, जबकि यूरोप तथा यूएसए में अफ्रीका एवं एशिया से अधिक शहरीकरण हुआ है। 3 विकासशील देशों में अधिक औद्योगिकरण न होने पर भी तथा दृढ़ आर्थिक आधार न होने पर भी शहरीकरण होता है। जब शहरीकरण औद्योगिकरण के बिना हो जाता है तो अनौपचारिक वर्ग में वृद्धि होती है तथा इस वर्ग के लोग कम वेतन दरों पर तथा प्रतिकूल वातावरण में काम करते हैं, जिससे उनका जीवन असंतोषजनक बन जाता है। 4 विकासशील देशों में अनियोजित शहरीकरण ने शहरों में झोपड़पट्टियों को जन्म दिया है, जहां कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे गंदगी, पीने के साफ पानी का अभाव आदि।
5 ऐतिहासिक, स्थानिक तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विकासशील देशों में शहरीकरण का वर्तमान स्वरूप एक बड़ी चिंता का विषय है। इन देशों की सरकारों को इस प्रकार के अनियोजित शहरीकरण के विषय में गंभीरता से सोच विचार करना होगा। विश्व स्वास्थ्य संस्था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शहरीकरण के विषय में निम्नलिखित जानकारी दी है। 1. विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या शहरों में रहती है। 2. सन 2030 तक 10 में से 6 लोग शहरी निवासी होंगे और सन 2050 तक 10 में से 7 लोग शहरों में रहते होंगे। 3 में से 1 शहरी निवासी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। 4 शहरों में होने वाले वायु प्रदूषण से विश्व में प्रतिवर्ष 12 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और ऐसा अधिकांश रूप से हृदय रोग या श्वसन रोगों के कारण होता है। टीबी के अधिकांश रोगी शहरों में पाए जाते हैं। 5 शहरों में जीवन शैली कुछ ऐसी होती है कि आम तौर पर न तो वहां के निवासी अधिक चलते हैं और न ही साफ ताज़ी हवा में व्यायाम कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त शहरों के निवासी कई बार ऐसा भोजन भी खा लेते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 1 फरवरी 2004 भारत में शहरीकरण के रुझान इस प्रकार है। 1 सन 1951 में भारत की शहरी जनसंख्या थी 16.28%। यह बढ़कर सन 2001 में 26.81% हो गई थी तथा सन 2011 में यह 31.16% हो गई। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 37.7 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं। टेबल 1.4 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बाय रेजिडेंस। 2 भारत में एकतरफा शहरीकरण हुआ है तथा प्रथम श्रेणी क्लास 1 के शहरों में जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है, दूसरे शहरों की अपेक्षा अधिक शहरीकरण हुआ है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की 69% जनसंख्या प्रथम श्रेणी के शहरों में रहती है। इसी जनगणना के अनुसार भारत की 65.6% जनसंख्या क्लास 1 शहरों में रहती है, 9.67% क्लास 2 शहरों में, 12.2% क्लास 3 शहरों में, 6.8% क्लास 4 शहरों में, 2.3% क्लास 5 शहरों में तथा 0.2% क्लास 6 शहरों में रहती है। सन 2001 की जनगणना यह भी बताती है कि भारत की लगभग 37% जनसंख्या उन शहरों में रहती है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। टेबल 1.5 नंबर ऑफ टाउन्स एंड परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन डिफरेंट साइज कैटेगरीज। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 3 सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जिन 3 राज्यों में सबसे अधिक शहरीकरण हुआ है वे हैं महाराष्ट्र 13.5%, उत्तर प्रदेश 11.8% तथा तमिलनाडु 9.3%। उत्तर पूर्वी राज्यों में से अधिकांश राज्य शहरीकरण की सबसे निचली पायदान पर है। मिजोरम 0.1%, अरुणाचल प्रदेश 0.1% तथा सिक्किम 0.1% से भी कम। 4 सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले शहर हैं मुंबई 184 1 लाख, दिल्ली 163.1 लाख तथा कलकत्ता 141.1 लाख। 5 भारत में शहरी जनसंख्या में हुई वृद्धि के 3 मुख्य कारण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन। प्राकृतिक वृद्धि। नए क्षेत्रों का शहरों के साथ जुड़ना। 6 शहरों में पुरुष तथा स्त्री साक्षरता दरों में लगातार वृद्धि हुई है। विशेष रूप से स्त्री साक्षरता दरों में लगातार होने वाली बढ़ोतरी से पुरुषों एवं स्त्रियों की साक्षरता दरों में अंतर अब कम हो गया है। सन 2001 में यह अंतर 13.41% था और 2011 में यह 9.75% हो गया। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें।
डेटा प्रोफाइल अर्बन एग्लोमरेशंस इंडिया 2011 सेंसस प्रोविजनल 7 भारत के शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा न्यूनतर लिंग अनुपात है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरों में लिंग अनुपात था 900:1000 तथा गांवों में यह अनुपात था 946:1000। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरों में लिंग अनुपात था 926:1000 तथा गांवों में यह अनुपात था 947:1000:8। शहरी क्षेत्रों की बढ़ती जनसंख्या ने अर्बन अग्लोमरेशंस शहरी जमाव को जन्म दिया है। सन 2001 में भारत में 35 अर्बन अग्लोमरेशन थे तथा 2011 में यह आंकड़ा बढ़कर 53 हो गया था। प्रत्येक ऐसे शहरी जमाव की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक होती है। मिलियन प्लस यूएस सिटीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलियन प्लस यूएस बटा सिटीज 2011 उत्तर प्रदेश केरला 7 ईच, महाराष्ट्र 6, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु 4 ईच, राजस्थान, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश 3 ईच, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़ 2 ईच, जेके चंडीगढ़, हरियाणा, एनसीटी दिल्ली, बिहार एंड कर्नाटका 1 ईच। 13 शहरीकरण के कारण। वैसे तो शहरीकरण के अनेक कारण हैं, पर शहरीकरण के कुछ मुख्य कारण नीचे बताए जा रहे हैं। 1. कृषि संबंधी विकास। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण होने से पहले की अपेक्षा अब खेतों में काम करने वाले श्रमिकों की मांग कम हो रही है। जिन श्रमिकों को खेतों एवं गांवों में काम नहीं मिलता, वे काम तथा आजीविका की खोज में शहरों की ओर चले जाते हैं। शहरों में जो श्रमिक भवन निर्माण कार्यों अथवा छोटे मोटे कामों में लगे होते हैं, जैसे कि बोझा ढोने अथवा मजदूरी का काम या फिर अपना कोई काम शुरू कर लेते हैं, वे अधिकांश रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए होते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब राज्य में कुछ दशक पूर्व जब कृषि क्षेत्र में विकास हुआ था तो परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिक न केवल भारत के दूसरे राज्यों के शहरों की ओर बल्कि विश्व के अन्य देशों के शहरों की ओर प्रवासन करने लगे। 2. औद्योगिकरण। यह अधिकांश रूप से शहरों में अथवा उनके आसपास के क्षेत्रों में होता है। औद्योगिकरण से कई नए उत्पाद बाजार में आते हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को आजीविका के अवसर मिलते हैं तथा लोग शहरों की सीमाओं से सटे उपनगरों में बसने लगते हैं। भारत के बड़े बड़े शहरों में बड़ी संख्या में जो कामगार एवं श्रमिक काम करते हैं, वे अधिकांश रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए प्रवासी होते हैं। 3. व्यवसाय मंडी के तत्व। मार्केट फोर्सेस। जब उपभोक्ता सामान बनाने वाले उद्योगों में वृद्धि होती है तो ऐसे शहरों का महत्व बढ़ जाता है जो उपभोक्ता बाजार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। शहरों तथा नगरों में उपभोक्ता सामान के बहुत से खरीदार होते हैं और इसी कारण शहरों तथा नगरों में उपभोक्ता सामान के नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार उद्योग तथा शहर एक दूसरे की बढ़ोतरी में योगदान देते हैं और शहरी विकास स्वयंधारी बन जाता है। 4. सेवाओं के केंद्र। ज्यों-ज्यों शहर विकसित होते हैं, वैसे वैसे वहां के निवासियों का जीवन स्तर बढ़ जाता है। इससे व्यापार बढ़ता है तथा तीसरी श्रेणी की सेवाएं शहरों में केंद्रित हो जाती है। ये तीसरी श्रेणी की सेवाएं टर्शियरी सर्विसेज, खुदरा, मनोरंजन, खानपान, बैंक, बीमा एवं प्रशासन सेवाएं उपलब्ध कराती है। 5. सामाजिक सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में शहरों एवं नगरों का उद्भव। आजकल राष्ट्रों की अधिकांश सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र उनके शहर एवं नगर बन चुके हैं। हर प्रकार के मनोरंजन के केंद्र भी ये ही शहर एवं नगर है। जिन शहरों तथा नगरों में अच्छे सिनेमाघर, नाट्यशालाएं, कला विधियां, संग्रहालय तथा सार्वजनिक उद्यान होते हैं, वे शहर तथा नगर जनसंख्या को बड़ी संख्या में आकर्षित करते हैं। कई लोग तो शहरी जीवन के बीचों बीच रहना पसंद करते हैं।
विभिन्न प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होने के कारण शहर कई सारे अवसर प्रदान करते हैं। सफलता की संभावना अधिक होने के कारण शहरी जीवन की ओर बहुत से लोग आकर्षित होते हैं, परंतु इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि शहर तथा नगर अधिकतर भीड़-भाड़ से भरे होते हैं। 6 यातायात एवं संचार साधनों में सुधार राष्ट्रीय विकास का मुख्य लक्ष्य होता है। मूलभूत सुविधाओं में सुधार तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संयोजकता। इसके लिए सरकार नई नई सड़कें बनवाती है। बढ़ी हुई संयोजकता से लोगों की ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन करने की प्रक्रिया तीव्र तथा सरल बन जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में आजीविका के अवसर कहीं अधिक होते हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर प्रवासन करते हैं, जिससे शहरों की जनसंख्या बढ़ जाती है। पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे का विकास होने से इन क्षेत्रों से भी अब बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर जाते हैं। 7 जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि विश्व में वर्तमान शहरीकरण का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि की दर कम है। 1.4 शहरीकरण तथा शहरी समस्याएं तीव्रता से होने वाले शहरीकरण से कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, विशेष रूप से विकासशील देशों की सरकारों के लिए। हालांकि शहरों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त आय का लाभ मिलता है, शहरों में कई प्रकार की समस्याएं भी होती हैं, जैसे कि निर्धनता, बेरोजगारी, प्रदूषण, भीड़-भाड़ आदि। टोली एंड थॉमस के अनुसार शहरीकरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं, जो इस प्रकार है। 1. पर्यावरणीय कारक, जो प्रदूषण तथा शहरों के खचाखच भरे होने के कारण होते हैं। 2. कई शहरों में सुरक्षित आजीविका होती है, यानी दिहाड़ी की दरें एक स्तर से नीचे नहीं जा सकती, जिसके कारण किसी शहर की जनसंख्या सामान्य से अधिक या कम भी हो सकती है। 3. कुछ आकर्षक शहरी क्षेत्र आवश्यकता से अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, जिससे कुछ विकासशील देशों के शहरों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। शहरीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं इस प्रकार हैं। 1 अप्रैल 2001 शहरीकरण तथा स्वास्थ्य वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट टिकाऊ विकास पर विश्व गोष्ठी में यह बताया गया कि स्वास्थ्य टिकाऊ विकास का अभिन्न अंग है तथा इस बात पर बल दिया गया कि शहरी निवासियों के लिए एक कुशल, उचित एवं सुगम स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराना शहरी प्रशासन का कर्तव्य है। शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर झोपड़पट्टियों में, कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं और इनका मुख्य कारण है वहां का प्रदूषित वातावरण एवं स्वच्छ रहन-सहन का अभाव। खचाखच भरे होने के कारण तथा झुग्गी झोपड़ियों के साथ साथ सटे होने से झोपड़पट्टियों में कई प्रकार के संक्रामक रोग जैसे न्यूमोनिया, टीबी तथा दस्त फैलने की आशंका बनी रहती है। जब लोग, विशेषकर बच्चे, ऐसे आवासीय क्षेत्रों में पलते हैं जहां बहुत से घर पास पास बने होते हैं, गंदगी फैली होती है, शोर बहुत अधिक होता है तथा पढ़ाई लिखाई एवं मनोविनोद के लिए न कोई स्थान हो न साधन, तो ऐसे बच्चे अक्सर बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। बच्चों के अतिरिक्त महिलाएं, विशेषकर गर्भवती महिलाएं, दूषित वातावरण से प्रभावित होती हैं। गर्भवती महिलाओं पर पड़ने वाले कुप्रभाव से गर्भपात, जन्म दोष तथा नवजात शिशुओं में मृत्यु की आशंका बढ़ जाती है। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि जब गर्भवती स्त्रियों के रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का संदूषण होता है, तो उनके गर्भ में पल रहे भ्रूण पर कुप्रभाव पड़ता है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को कई गंभीर रोग घेर लेते हैं, जैसे HIV एड्स, टीबी, पीतज्वर तथा डेंगू। त्रिवेदी, सरीन एवं ध्यानी 2008 के अनुसार शहरीकरण के कुप्रभाव से अनेक प्रकार के मानसिक असंतुलन तथा सामाजिक विचलन जन्म लेते हैं, जैसे कि मनोविकार, निराशा, शक्तिहीनता।
मादक पदार्थों का कुप्रयोग, मदिरापान, अपराध, तरुण अपराध आदि। इन विकारों के कारण सामाजिक जीवन पर कुप्रभाव पड़ता है, जिसके कारण सांप्रदायिक हिंसा भी भड़क सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संस्था, ने ठीक ही कहा है कि एक और जहां शहरों में शिक्षा तथा व्यवसाय के अनेक अवसर मिल जाते हैं तथा अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ भी मिलता है, वहीं दूसरी ओर शहरी वातावरण में कई स्वास्थ्य समस्याएं पलती हैं। 1 अप्रैल 2002 शहरीकरण तथा शिक्षा। हालांकि शहरों में शिक्षा के पर्याप्त अवसर मिलते हैं, परंतु शहरों में रहने वाले निर्धन लोगों के लिए कई बार यह अप्राप्य हो जाती है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं होते। शहरीकरण से शहरों तथा नगरों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिला है। शहरों के विकास से विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है। इसके परिणामस्वरूप शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा साक्षरता बढ़ी है। फिर भी शहरों के झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाना आज भी एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या के प्रवासन से शहरों के शैक्षिक संस्थानों एवं शिक्षा संबंधी मूलभूत सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। शहरों के झोपड़पट्टियों में शिक्षा के अभाव को पूरा करने के लिए वहां कई गैरसरकारी संस्थाएं NGO काम कर रहे हैं। शहरों में रहने वाले निर्धन वासियों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान होने पर भी निर्धन परिवारों के बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि प्राय उन्हें छोटे मोटे काम करके परिवार पालन में योगदान देना पड़ता है। शहरों में रहने वाले निर्धन वर्ग के लिए शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा तथा अच्छे संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करना आज भी एक अप्राप्य ध्येय है। 1 अप्रैल 2003 शहरीकरण तथा स्वच्छता। सन 1992 में विश्व बैंक ने कहा कि निर्धन वर्ग पर्यावरण के पतन का कारक भी है तथा उससे पीड़ित भी है। शहरों में स्वच्छता बनाए रखना एक बड़ी समस्या है, क्योंकि शहरों की बढ़ती जनसंख्या के कारण वहां की स्वच्छता व्यवस्था चरमरा रही है। साधारणतया स्वच्छता का अर्थ है कूड़ा निकासी की कुशल व्यवस्था। अनुमान लगाया गया है कि भारत में 4 करोड़ लोग ऐसे झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में रहते हैं जहां स्वच्छता एवं कूड़ा निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकांश रूप से भारत में अनियोजित झुग्गी झोपड़ी समूहों में या तो जल निकासी की व्यवस्था है ही नहीं, यदि है तो इतनी जीर्ण अवस्था में है कि जल निकासी होने के विपरीत गंदा पानी जगह जमा हो जाता है। गंदा पानी निकालने के लिए खुली नालियां झुग्गी झोपड़ियों के बीचों बीच बहती है तथा वहां रहने वालों के स्वास्थ्य पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। कई शहरों में कूड़ा निकासी एवं जल निकासी एक विकट समस्या बन जाती है तथा प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। कई बार देखा गया है कि बड़े शहरों के निवासी, विशेषकर बच्चे, ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त होते हैं जो अस्वच्छ कूड़ा निकासी से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण से पनपती है। टेबल 1.6 Distribution of urban households by means of sanitation in India. Categories and percentage. Bathroom facility within the house 29.6, pit latrine 14.6, water closet 46.1, other latrine 13, no latrine 26.3, closed drain 34.5, open drain 43.4, no drainage 22.1. नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, ने निर्देश दिया है कि शहरों में खुले में मलमूत्र त्यागना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए उन्होंने शहरों के प्रशासनों को कड़े निर्देश दिए हैं कि हर निवासी के लिए, जिसमें निर्धन, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले तथा बेघर लोग भी सम्मिलित हैं, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, हाथों से कूड़ा बीने पर अंकुश लगाना चाहिए तथा गंदे पानी की निकासी तथा कूड़ा-कचरा जमा करने की सुरक्षित व्यवस्था। 1 अप्रैल 2004 शहरीकरण तथा स्वच्छ पेयजल।
विकासशील देशों के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना प्रशासन के लिए समस्या है। यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वच्छ पेयजल को मानव अधिकार के रूप में देखते हैं, किंतु लाखों लोगों के लिए यह अभी भी अप्राप्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार अफ्रीका के महाद्वीप पर 40 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं, किंतु सन 2008 के आंकड़ों के अनुसार 5.5 करोड़ लोगों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिलता। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान के अनुसार तीव्रता से होने वाले शहरीकरण से पेयजल उपलब्ध कराने में अनेक अड़चनें आती हैं। ऐसा कहा जाता है कि विश्व में HIV, एड्स, मलेरिया तथा युद्धों को मिलाकर जितने लोगों की मृत्यु हुई है, उससे कहीं अधिक संख्या में गंदा पानी पीकर लोगों की जानें गई है। मानव जीवन के इस संकट से न केवल परिवारों की क्षति होती है, बल्कि देशों के आर्थिक विकास में भी रुकावट आती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने स्वच्छ पेयजल को लेकर निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। 1. पेयजल की गुणवत्ता। 2. पेयजल की मात्रा। 3. लोगों को स्वच्छ पेयजल सुगमता से मिलने की व्यवस्था। 4. यदि पेयजल पर कोई कर लगा हुआ है, तो क्या आम आदमी में उसे अदा करने की क्षमता है? 5. प्रति परिवार कितना समय लगाया जाता है पेयजल इकट्ठा करने में, और कहीं निर्धन परिवारों के सदस्यों का अधिक समय पेयजल लाने में तो नहीं लगता। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में पेयजल अधिक सुगमता से मिलता है, किंतु उसके प्रबंधन एवं वितरण में इतनी कमियां हैं कि कई लोग स्वच्छ पेयजल से वंचित रह जाते हैं। सही रखरखाव न होने से कभी-कभी पानी की नली टूट या फट जाती है तथा पीने का पानी दूषित हो जाता है। ऐसा होने से जल प्रसारित रोगों का प्रकोप बढ़ता है। गर्मियों में पेयजल की कमी तथा बरसात में बीमारियों को रोकना प्रशासन का काम है। 1 अप्रैल 2005 शहरीकरण तथा आवास समस्या। शहरीकरण की एक बड़ी चुनौती है शहरी जनसंख्या के लिए अच्छे आवास की व्यवस्था, परंतु शहरों की बढ़ती जनसंख्या ने आवास की समस्या खड़ी कर दी है, जिससे कई लोग झोपड़ियों तथा झुग्गियों में रहने को विवश हो जाते हैं। अत्यधिक शहरीकरण ने शहरी प्रशासन के लिए कई समस्याएं खड़ी कर दी है और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता तथा अहमदाबाद में तो झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों, अवैध कॉलोनियों तथा अनाधिकृत आवासीय समूहों ने एक विकट समस्या खड़ी कर दी है। आर्नॉट ने बताया है कि विश्व में सर्वाधिक अवैध आवास एवं अनाधिकृत कॉलोनियां ऐसे देशों में हैं जहां अधिकांश जनसंख्या निम्न वर्गीय अथवा मध्यवर्गीय है। कम विकसित एवं विकासशील देश ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को प्रवासन करने वाली जनसंख्या के लिए अच्छे आवास बनाने में असमर्थ है। टेबल 1.7 रेट्स ऑफ ओनर ऑक्यूपेंसी, अनऑथराइज्ड हाउसिंग एंड स्क्वाटर हाउसिंग बाय कंट्री इनकम ग्रुप 1990%। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 14.6 शहरीकरण तथा प्रदूषण। शहरीकरण तथा प्रदूषण का आपस में घनिष्ठ संबंध है। बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ी एवं अवैध बस्तियों तथा वाहनों की बढ़ती संख्या ने प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। कारखानों एवं वाहनों से होने वाला वायु प्रदूषण तथा घरों में प्रयोग होने वाला मिट्टी का तेल एवं जलावन लकड़ी से होने वाले वायु प्रदूषण, दोनों से ही बच्चों तथा बड़ों में श्वसन रोग होते हैं। यहाँ तक कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में होने वाली मृत्यु का यह सबसे बड़ा कारण है। खुले में कूड़ा कचरा जलाने से विषैली गैस उत्पन्न होती है और शहरों में वायु प्रदूषण का कारण बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी विषैली गैस से न केवल श्वसन रोग होते हैं, इनका मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर लंबे समय तक कुप्रभाव पड़ता है। 1 अप्रैल 2007 शहरीकरण तथा निर्धनता। कहा जाता है कि विकासशील देशों के शहरों की सबसे विकट समस्या है निर्धनता तथा बेरोजगारी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार विश्व की 1/3 शहरी जनसंख्या लगभग 40 करोड़
निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि केवल विकासशील देशों में ही नहीं, बल्कि विकसित देशों के शहरों में भी भीड़-भाड़, भुखमरी, रोग, अपराध तथा कुपोषण जैसी गंभीर समस्याएं प्रचंड होती जा रही है। शहरीकरण एवं आर्थिक विकास का परस्पर संबंध है। उदाहरण के लिए, भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 55% योगदान शहरों का है। इसलिए भारत के आर्थिक विकास में शहरीकरण की बड़ी भूमिका है। एक चिंता का विषय यह है कि शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा निर्धनता का अनुपात अधिक है। इस स्थिति को अर्बनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का शहरीकरण, कहा जाता है। इसी शहरी निर्धनता के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि आवास, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगार। शहरी निर्धनता एवं बढ़ते हुए झुग्गी झोपड़ी समूहों के कारण भारत के लिए अपने शहरों को सुचारू, सक्षम, उत्पादक तथा स्थायी विकास के सिद्धांतों पर चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। टेबल 1.8% ऑफ पुअर इन डिफरेंट साइज क्लासेस ऑफ सिटीज टाउन्स इन इंडिया। शहरों से निर्धनता हटाना प्रशासन एवं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार अनियोजित शहरीकरण से शहरी निर्धनता बढ़ती है। टेबल 1.9 स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन्स 2004 से 2005। अर्बन एरियाज इन इंडिया, स्टेट पर कैपिटा मंथली इनकम, आंध्र प्रदेश 542.89, असम 378.64, बिहार 435, छत्तीसगढ़ 560, दिल्ली 612.91, गोवा 665.90, गुजरात 541, 16, हरियाणा 504.49, हिमाचल प्रदेश 504.49, जम्मू कश्मीर 553.77, झारखंड 451.4, कर्नाटका 599.39, मध्य प्रदेश 570.15, महाराष्ट्र 665.90, उड़ीसा 528.49, पंजाब 466.16, राजस्थान 559.63, उत्तर प्रदेश 483.26, उत्तराखंड 637.67, वेस्ट बंगाल 449.32, दादरा नगर हवेली 665.90, ऑल इंडिया 538.60। 1 अप्रैल 2008। शहरीकरण तथा बेरोजगारी। शहरों की बढ़ती आबादी के लिए रोजगार की व्यवस्था करना हर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 45% शहरी परिवार अनियोजित विभाग में कार्यरत है। शहरों में कई लोगों के निम्न जीवन स्तर के कारणों में अल्प रोजगार एवं अस्थायी नौकरियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि विकासशील देशों में बेरोजगारी के रहते लोगों को हर प्रकार का काम स्वीकार करना पड़ता है, चाहे उस काम से उन्हें कम आय हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विकासशील देशों में न तो विकसित देशों की भांति सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था होती है और न ही सरकार द्वारा कोई बेरोजगारी बीमा अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण ही दिया जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के शहरी क्षेत्रों में 60% श्रमिक अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक वर्ग में कार्यरत है और ऐसे श्रमिकों की आय बहुत ही कम है। लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन द्वीप समूह में सन 1990 से 1993 तक जो नई नौकरियां अर्थव्यवस्था में जुड़ी हैं, उनमें से 83% अनौपचारिक वर्ग में हैं और ये अधिकांश रूप से कम आय तथा कम उत्पाद वाली नौकरियां हैं, जहां श्रमिकों की सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं। 1 अप्रैल 2009। शहरीकरण तथा परिवहन। आज की वैश्वीकृत दुनिया में शहरीकरण की गति तथा स्वरूप को जो कारक प्रभावित करते हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण कारक है परिवहन। शहरों में परिवहन नियोजन करते समय कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे सड़कों का जाल, ट्रैफिक सिग्नल, चौराहों पर लगी लाल हरी बत्तियां,
तथा यातायात के चलने के रास्ते विकासशील देशों में अक्सर देखा गया है कि अनियोजित शहरीकरण के कारण सड़कों की संख्या, उनकी लंबाई चौड़ाई एवं गुणवत्ता इतनी नहीं होती जितने वाहन उन पर चलते हैं। शहरों में परिवहन समस्या का एक पहलू यह है कि सार्वजनिक परिवहन एवं निजी वाहनों में तालमेल नहीं है। शहरी परिवहन के एक विशेषज्ञ ने सुझाव दिया है कि बड़ी तथा महंगी बसों की अपेक्षा छोटे, कम लागत वाले वाहन आर्थिक दृष्टि से शहरों के लिए अधिक अनुकूल हैं। शहरों में परिवहन के साथ संबंधित एक गंभीर समस्या है दुर्घटनाएं एवं इनमें होने वाली बड़ी संख्या में यात्रियों की मृत्यु। शहरों में परिवहन के साथ संबंधित इतनी सारी समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि अधिकांश रूप से विकासशील देशों के शहरों में परिवहन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई ठोस परिवहन नीति नहीं होती। 1 अप्रैल 2010 शहरीकरण तथा शहरी प्रशासन अनियोजित शहरीकरण से सरकारों तथा शहरी प्रशासनों के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाती है। ये समस्याएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे नए प्रशासनिक ढांचे का गठन करना, मानव संसाधन विकास, अनियंत्रित फैलाव कैसे रोकें, परिवहन तथा संचार व्यवस्था का गठन करना, सार्वजनिक सुविधाओं की स्थापना करना तथा उन्हें चालू रखने के लिए वित्त की व्यवस्था करना, मास्टर प्लान तैयार करना आदि तरह तरह के सामाजिक राजनैतिक दबावों के बीच लोगों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इन सभी समस्याओं के अतिरिक्त प्रशासन के सामने सामाजिक समस्याएं भी होती हैं, जैसे कि कानून तथा नियमों का पालन न करना, अपने पड़ोसियों तथा सहनिवासियों की भावनाओं का निरादर करना, तोड़फोड़ करना तथा सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना। इन सभी गतिविधियों को रोकना भी एक चुनौती है। अवैध प्रवासन एवं मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इस अनुभाग में आपने पढ़ा कि शहरीकरण के कारण क्या-क्या है और शहरीकरण की कौन-कौन सी समस्याएं हैं। अब अपनी प्रगति जांचिए। -2 में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1.5 टिकाऊ शहरी विकास कैसा हो? पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट अथवा WCED की विज्ञप्ति में यह पूर्वानुमान लगाया गया था कि आने वाले समय में टिकाऊ विकास का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाएगा। वर्तमान समय में इसका अर्थ है बदलाव की ऐसी प्रक्रिया जिसमें संसाधनों का उपयोग, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास, संस्थानात्मक बदलाव, मानव जीवन की दशा को सुधारने में इन सभी का योगदान होना चाहिए। यह योगदान निरंतर चलता रहना चाहिए तथा इसे आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। टिकाऊ विकास इस बात पर बल देता है कि अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण दोनों की स्थिरता बनी रहे, क्योंकि तभी तो विकास भी लंबे समय तक टिक पाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम अथवा UNEP अपने सहयोगी देशों द्वारा अन्य देशों को यह समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के सही प्रबंधन एवं उपयोग से कौन-कौन से अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लाभ होते हैं। WCED, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, ने घोषणा की है कि प्रत्येक मनुष्य को एक स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है, ऐसा वातावरण जिसमें उसका स्वास्थ्य बना रहे। प्रत्येक स्थान पर ऐसा विकास होना चाहिए जो स्थायी एवं चिरकालिक हो तथा वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए लाभकारी हो। टिकाऊ शहरी विकास हर विकासशील देश का ध्येय होना चाहिए। मानव बस्तियों पर संयुक्त राष्ट्र की गोष्ठी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट UNCHS ने टिकाऊ शहर की परिभाषा इस प्रकार दी है: एक ऐसा शहर जहां सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक विकास की उपलब्धियां चिरकालिक हों। किसी भी टिकाऊ शहर का प्राकृतिक संसाधनों का एक स्थायी स्रोत होना चाहिए क्योंकि उसका विकास संसाधनों की पूर्ति पर निर्भर होता है। इसके साथ ही एक टिकाऊ शहर प्राकृतिक विपत्तियों से सुरक्षित होना चाहिए क्योंकि ऐसी विपत्तियां उसके विकास में बाधा डालती हैं,
टिकाऊ शहरी विकास इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद में उसके शहरों का बड़ा योगदान होता है। वर्तमान युग में निर्यात में शहरों का योगदान बढ़ रहा है तथा यह मूलधन की स्थापना के लिए भी उपयुक्त स्थान है। शहरों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे श्रेष्ठ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कलाएं, विज्ञान एवं तकनीकी, परिवहन तथा संचार के साधन प्रदान करते हैं। स्थायी शहरी विकास के लिए कुछ आवश्यकताएं इस प्रकार है। 1. कुल आय एवं उत्पाद एक समान रहना चाहिए या फिर उसमें वृद्धि होनी चाहिए। 2. शहरी प्रशासन को अपने निवासियों को एक स्वीकार्य जीवन स्तर उपलब्ध कराना चाहिए। 3. शहर के निवासियों को उद्यमी मानसिकता के साथ काम करना होगा। 4. शहर को स्वावलंबी बनना चाहिए तथा अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं करना चाहिए। 5. विकास के संस्थानों को निरंतर अपना नवीनीकरण करना चाहिए ताकि शहरों की आवश्यकताओं के लिए उनकी प्रासंगिकता बनी रहे। 6. विकास का अच्छा स्तर बनाए रखने के लिए निजी कंपनियों एवं गैरसरकारी संस्थाओं को भी विकास कार्यों में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 7. शहरों का फैलाव इस प्रकार हो कि पर्यावरणीय पूंजी का न्यूनतम प्रयोग हो किंतु साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति होती रहे। मानव बस्तियों का टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट डेवलपमेंट विषय पर सन 1992 में रियो द जेनियरो शहर में होने वाली WCED में तैयार होने वाला एजेंडा 21 फीट इस प्रकार है। प्रत्येक मानव के सिर पर छत हो। मानव बस्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना। भूमि के सही उपयोग, नियोजन तथा प्रबंधन को बढ़ावा देना। पर्यावरण संबंधी मूलभूत सुविधाओं जैसे जल, स्वच्छता, जल निकासी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अवशेष तथा कूड़ा करकट की निकासी के आपसी तालमेल पर बल देते हुए इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराना। किसी भी टिकाऊ शहर का प्राकृतिक संसाधनों का एक स्थायी स्रोत होना चाहिए क्योंकि उसका विकास संसाधनों की पूर्ति पर निर्भर होता है। इसके साथ ही एक टिकाऊ शहर प्राकृतिक विपत्तियों से सुरक्षित होना चाहिए क्योंकि ऐसी विपत्तियां उसके विकास में बाधा डालती हैं। टिकाऊ शहरी विकास इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद में उसके शहरों का बड़ा योगदान होता है। वर्तमान युग में निर्यात में शहरों का योगदान बढ़ रहा है तथा यह मूलधन की स्थापना के लिए भी उपयुक्त स्थान है। शहरों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे श्रेष्ठ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कलाएं, विज्ञान एवं तकनीकी, परिवहन तथा संचार के साधन प्रदान करते हैं। स्थायी शहरी विकास के लिए कुछ आवश्यकताएं इस प्रकार है। 1. कुल आय एवं उत्पाद एक समान रहना चाहिए या फिर उसमें वृद्धि होनी चाहिए। 2. शहरी प्रशासन को अपने निवासियों को एक स्वीकार्य जीवन स्तर उपलब्ध कराना चाहिए। 3. शहर के निवासियों को उद्यमी मानसिकता के साथ काम करना होगा। 4. शहर को स्वावलंबी बनना चाहिए तथा अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं करना चाहिए। 5. विकास के संस्थानों को निरंतर अपना नवीनीकरण करना चाहिए ताकि शहरों की आवश्यकताओं के लिए उनकी प्रासंगिकता बनी रहे। 6. विकास का अच्छा स्तर बनाए रखने के लिए निजी कंपनियों एवं गैरसरकारी संस्थाओं को भी विकास कार्यों में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 7. शहरों का फैलाव इस प्रकार हो कि पर्यावरणीय पूंजी का न्यूनतम प्रयोग हो किंतु साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति होती रहे। मानव बस्तियों का टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट डेवलपमेंट विषय पर सन 1992 में रियो द जेनियरो शहर में होने वाली WCED में तैयार होने वाला एजेंडा 21 फीट इस प्रकार है। प्रत्येक मानव के सिर पर छत हो। मानव बस्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना। भूमि के सही उपयोग, नियोजन तथा प्रबंधन को बढ़ावा देना।
पर्यावरण संबंधी मूलभूत सुविधाओं जैसे जल, स्वच्छता, जल निकासी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अवशेष तथा कूड़ा करकट की निकासी के आपसी तालमेल पर बल देते हुए इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराना। न मानव बस्तियों में ऊर्जा एवं परिवहन की टिकाऊ तथा स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराना। जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं आने की अधिक आशंका है, उन क्षेत्रों में मानव बस्तियों के नियोजन एवं प्रबंधन को बढ़ावा देना। ऐसे निर्माण कार्यों को बढ़ावा देना जिनसे पर्यावरण पर कुप्रभाव न पड़े। मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना तथा मानव बस्तियों के विकास के लिए क्षमता बनाना। संक्षेप में, स्थायी शहरी विकास का लक्ष्य है एक ऐसा शहर बनाना जो चिरकालिक तथा टिकाऊ हो, जिसमें रहने वाले निवासी सुख से एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सके। 1.6 आइए संक्षेप में पढ़े। विश्व के कई शहरों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के पश्चात तथा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन के कारण भारत के शहरों की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। भारत में विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कलकत्ता जैसे महानगर इस शहरी जनसंख्या वृद्धि का दबाव झेल रहे हैं। शहरी जनसंख्या में अनियोजित बढ़ोतरी होने से अनेक समस्याओं का जन्म होता है, जैसे बेरोजगारी, आवास की कमी, स्वच्छता तथा पेयजल की कमी। इस इकाई में आपने शहरीकरण के तात्पर्य, विशेषताओं एवं समस्याओं के विषय में पढ़ा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।